आज है हमारा रिवाइज डे और आज के दिन हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करेंगे। पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम अच्छे तरीके से उन लेसन्स को नहीं सीख पाएंगे। तो उन्हें अच्छे तरीके से सीखने के लिए और उनकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि हम सभी लेसन्स को रिवाइज करें। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हम आपको कंजंक्शन सिखा चुके हैं, तो आज के लेसन में हम कंजंक्शन ही रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आज के लेसन में यानी आज के रिवाइज डे में हम इन तीनों कंजंक्शन को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के बारे में आप कंजंक्शन के मेन लेसन में पढ़ चुके हैं कि ये 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। आज के रिवाइज डे में आपको इन सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप को अच्छे तरीके से जानना है और समझना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं क्लॉजेज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि ये होते हैं टाइम, प्लेस, पर्पस, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और रीजन। इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आपने पिछले लेसन से अच्छी तरीके से सीखना है और जानना है कि ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं और कहाँ किस वाक्य में इनका यूज होता है, और फिर इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन्हें अच्छे तरीके से और आसानी से समझ सकें और इनका यूज कर सकें। उसके बाद आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में भी आप पिछले मेन लेसन में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि इस कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज किस सेंटेंस में, किस वाक्य में कहाँ किया जाता है। तो ये थे कंजंक्शन, और इन सभी कंजंक्शन के बारे में आप अब समझ चुके हैं। तो इन सभी कंजंक्शन की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन कंजंक्शन को आसानी से समझ सकें। और आपकी प्रैक्टिस के लिए अब हम आपको एक एक्सरसाइज सिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक एक्सरसाइज शो हो रही है। इस एक्सरसाइज में कुछ कंजंक्शंस को और कुछ सेंटेंस को इंक्लूड किया गया है ताकि आपको इन कंजंक्शंस की और इन कंजंक्शंस के साथ साथ पीछे सिखाए गए सेंटेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो अब आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देखना है और पहचानना है कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कंजंक्शंस और सेंटेंस इंक्लूड किए गए हैं, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस एक्सरसाइज में जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल अगर दें तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, जद तक मैं नहीं आती तुसी घर ही रहो, जब तक मैं नहीं आती तुम घर ही रहो। जैसे कि इस वाक्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है जद तक, मीन्स जब तक। तो आप कंजंक्शन के मेन लेसन में पढ़ चुके हैं कि कंजंक्शन जब तक के लिए आप यूज करेंगे until। तो until जो है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्लॉज ऑफ टाइम। तो इस वाक्य में आप क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि until वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के वाक्यों में पहचानना है कि इसमें किस वाक्य में किस कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा अगर एग्जांपल हम आपको दें तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वो मैच जीत गया। उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो मैच जीत गया। यहाँ पर ये दो वाक्य जो हैं कि उसने बहुत मेहनत की और
वो मैच जीत गया, इन दो वाक्यों को इसलिए शब्द जोड़ रहा है। जैसे कि हम आपको कंजंक्शन के मेन लेसन में बता चुके हैं कि जो इसलिए वर्ड है, इसके लिए आप सो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम कंजंक्शन के मेन लेसन में दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसलिए वर्ड है जिसके लिए आप सो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो है इलेटिव कंजंक्शन। दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, अनिल अते रोहित टेस्ट पास कर चुके हैं। अनिल और रोहित टेस्ट पास कर चुके हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अनिल और रोहित, अनिल के साथ रोहित को जोड़ा गया है। तो जो इन दोनों नाम को जोड़ रहा है वो है शब्द और, यानी अते। तो इस शब्द के लिए आप यहां पर एंड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एंड वर्ड है वो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो अब आप इन तीनों एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि इस एक्सरसाइज में कुछ कंजंक्शंस और कुछ सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, और इस एक्सरसाइज में से आपको इन कंजंक्शन और सेंटेंस को पहचानना है और उसके बाद इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि कंजंक्शन का इस्तेमाल हमारी भाषा में, हमारी राइटिंग में किस तरीके से होता है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज में से कंजंक्शंस को पहचानना है और इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं, तब आपको इस सीडी के अंत में जो आंसर दिए गए हैं उसमें से आपको एक्सरसाइज 14 के आंसर को चेक करना है और देखना है कि आपसे किसी सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर आपसे किसी सेंटेंस में गलती हो गई है तो आपको उस गलती को नोट करना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और उस गलती को सुधारना है। और जब आपको लगता है कि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली अच्छे तरीके से और करेक्टली ट्रांसलेट कर चुके हैं, तब आपको किसी भी टॉपिक पर इसी तरीके से एक एक्सरसाइज बनानी है और उसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से कंजंक्शंस की और सेंटेंस की प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज बनाते हैं तो आप एक अच्छा और करेक्ट इंग्लिश में एक ऐसे लिखने में भी कामयाब हो सकते हैं। एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आपको पिछले लेसन में जो भी वोकेबुलरी, जितनी भी वोकेबुलरी आपको सिखाई गई हैं, उन वोकेबुलरी को भी आपने ध्यान से देखना है और उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको पिछले लेसन्स की और कंजंक्शंस की और सेंटेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो ये था हमारा रिवाइज डे।